आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है, जहां पर जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है, इस तरह की खबरें हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर इसी बाबत बैठक भी हुई है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, सुशील मोदी समेत कई बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद रहे। बीजेपी जेडीयू में 50-50 के फॉर्मूले पर सहमति बनी है, ये अभी तक की जानकारी है। आलाकमान आज फाइनल लिस्ट भी भेज सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में किन किन को जगह मिलेगी, कौन कौन से वो जगह नए चेहरे हो सकते हैं। साथ ही साथ बराबर में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या कुछ फिलहाल मौजूदा स्थिति है। 2020 में किसे कितनी सीट मिली है। जेडीयू प्लस, जिसमें बीजेपी भी आती है, 125 सीटें हैं। आरजेडी को 110 सीटें मिली। एलजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई। एआईएमआईएम 5 सीटों पर जीत हासिल हुई, अन्य को सिर्फ 2 सीटें मिली। अब इस तरीके से जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया, उसमें 50-50 पर सहमति बनी है जेडीयू और बीजेपी के बीच में। ऐसे में इन 50-50 के जरिए कौन कौन वो चेहरे होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में नई जगह दी भी जाएगी और साथ ही साथ नई जिम्मेदारी भी होगी। आप ये भी जान लीजिए कि बिहार में मंत्रियों की बहार अब कैसे आने वाली है और कौन कौन वो चेहरे हैं और कितने नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो अब तक का अपडेट है। मंत्री कोटे में सबसे ऊपर शहनवाज हुसैन का नाम शामिल है। हमने देखा तो चुनावी दौरे करते हुए नजर आए थे, जी जान से बिहार की जमीन पर पहुंचे हुए थे। 23 नए मंत्रियों के नीतीश कैबिनेट में जुड़ने के आसार फिलहाल तक हैं। 44 विभागों में अब तक 20 जेडीयू और 21 बीजेपी के पास हैं। कैबिनेट विस्तार के साथ साथ अब ये संख्या कुल 36 तक पहुंच जाएगी। ऐसे में अब उन नामों को लेकर लगातार मंथन आलाकमान के जरिए हो रहा है कि किसे कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाए, किसे क्या कुछ नई जिम्मेदारी के साथ सामने लाया जाए। आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल बजट को लेकर भी है। बजट को लेकर चर्चा तो हो रही है, लेकिन शेयर बाजार में लगातार उछाल देखने को मिला है। आज भी शेयर बाजार में 1400 अंकों का उछाल आया है। आज सेंसेक्स में 593 अंकों की तेजी देखने को मिली। इसी के साथ साथ निफ्टी ने 14,700 के स्तर को भी छू लिया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही उछाल है और ये सिर्फ आज भर की खबर नहीं है। कल जब बजट आया, शाम में भी मार्केट उछाल के साथ ही बंद हुआ और आज बाजार खुलने के बाद भी ये उछाल लगातार बरकरार है। सेंसेक्स पर इसका सीधा सीधा असर हुआ है। निफ्टी में बाहर देखने को मिली है। बजट से किसका भला हुआ है, किसका नुकसान हुआ है, ये तो एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल शेयर बाजार में तो बाहर इस बजट के बाद देखने को मिल रही है। सरकार के बजट पेश करने के बाद सियासत भी सातवें आसमान पर है। विपक्ष लगातार सरकार पर हावी है और पूछ रहा है कि आखिर आम लोगों के लिए क्या किया। राहुल गांधी ने बजट के बाद सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों के हाथों में नकदी तो आप भूल जाइए। मोदी सरकार ने भारत की संपत्ति को अपने पूंजीवादी दोस्तों को सौंपने की योजना तैयार कर ली है। लेकिन इससे पहले जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रही थीं, तो शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध दर्ज कराया। वहां तो में तख्ती लिए हुए थे, जिसमें केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग वाले नारे लिखे थे। बजट के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस बजट को लेकर प्रदर्शन किया और इसे महिला विरोधी बजट करार दिया। बजट नहीं है, ये देश को बेचने का प्लान है जो मोदी जी ने अपने पूंजीपति दोस्तों के साथ बैठकर बनाया है। इसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, इसमें कोई राहत नहीं है, ये बजट नहीं है, इस तरह का देश को बेचने का प्लान है। हम विरोध करते हैं इसका। निर्मला तूने क्या कर डाला? निर्मला तूने क्या कर डाला? खाली को खाली कर डाला। निर्मला तूने क्या कर डाला? आज निर्मला सीतारमण जी ने जो बिल पास किया है, टोटल वो महिला विरोधी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि असाधारण स्थिति में जब बजट पेश होगा तो इसमें असाधारण कदम उठाने की झलक मिलेगी, लेकिन सरकार असाधारण स्थिति में बड़े साधारण और निजीकरण की राह पकड़कर खुद को बचाना चाहती है। हमें भी उम्मीद था कि असाधारण स्थिति में जब बजट पेश होगी तो इसके असाधारण कोई कदम उठाने की झलक मिलेगा, लेकिन ये बजट में असाधारण स्थिति में बड़े साधारण और एक निजीकरण की राह पकड़ते हुए सरकार खुद को बचाना चाहते हैं। स्थिति असाधारण, बजट निजीकरण की राह पे चले। इन्होंने सपने दिखाए हैं। जो 2 खास मुद्दे देश के सामने हैं वो है कि डिफेंस और एग्रीकल्चर, कृषि और हमारी सीमाओं पे सुरक्षा करना।
डिफेंस बजट की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और एग्रीकल्चर में इन्होंने कोई स्कीम नहीं दी। हालांकि आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के आधार पे ये कहते हैं कि किसान खुश है, लेकिन किसान तो आंदोलन पे बैठा हुआ है। तो आंकड़ों से कोई आंदोलन तो नहीं खत्म होगा। किसान को मालूम है कि आज के दिन भी उसको जितना दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बजट में आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा किसानों को देने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। जो अर्थशास्त्री हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यही मानते थे कि ये जो बजट आएगा ये कहीं ना कहीं हमारे डिमांड क्रिएट करेगा, और बाजार में जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी आपकी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। तो किसान दुखी है। अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आखिरकार नौजवानों के लिए काम, रोजगार और नौकरी के लिए क्या व्यवस्था की है? क्या रोजगार मिल जाए? विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि कोरोना काल में इससे अच्छा और बेहतर बजट हो नहीं सकता था। हम इस बजट से संतुष्ट हैं। आगे आपको म्यांमार से जुड़ी खबर दिखाएंगे, कैसे सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और उसका असर भारत पर क्या होगा।